जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है हमारी समास से संबंधित तीसरी क्लास रहेगी। आज की इस क्लास में हम तत्पुरुष समास का दूसरा भेद समानाधिकरण 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 तत्पुरुष तत्पुरुष समास का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी क्लास शुरू करने से पहले क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज हम अध्ययन करेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास का। तो देखते हैं, लिखिए सभी साथी। यह वह समास है, यह वह समास है जिसका समास विग्रह करते समय एक ही कारक विभक्ति या समान कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके जी, यानी कि यह वह समास है जिसका समास विग्रह करते समय एक ही कारक चिन्ह या समान कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देखिए, लिखिए समानाधिकरण तत्पुरुष समास के आगे दो यानी कि टू उपभेद किए जाते हैं। ओके जी, यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास के आगे दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से हैं दो भेद? नंबर 1 पर है द्विगु समास और नंबर 2 पर है कर्मधारय समास। यानी कि यह दोनों जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह दोनों यानी कि द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। ओके जी, कुछ पुस्तकों में आपको यह दोनों अलग भेद के रूप में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यह दोनों जो हैं यानी कि द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो इन दोनों का हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।
तो नंबर 1 पर यानी कि क भाग में द्विगु समास। ओके जी, इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, एक बार लिखिए। जिस जिस समास या सामासिक पद में पूर्व पद यानी कि प्रथम पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद संज्ञा या प्रधान हो और सामासिक पद समूह का बोध कराता आगे देखिए, बोध कराता हो वह द्विगु समास होता है। ओके जी, कहने का भाव यह कि जिस समास या समासिक पद में पूर्व पद यानी कि प्रथम पद संख्यावाची हो तथा जिसका उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद संज्ञा हो या प्रधान हो और जिसका समासिक पद जो है समूह का बोध कराता हो, वह द्विगु समास होता है। ओके जी, यहां तक सभी को। इसकी हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 पर उदाहरण है सप्ताह। यह हमारे पास समासिक पद है और इसका समास विग्रह होगा सप्त अहनों का समूह या 7 दिनों का समूह। ओके जी, यानी कि इसका प्रथम पद जो है संख्यावाची है और द्वितीय पद जो है वह हमारे पास क्या है, एक संज्ञा है या प्रधान है, इसलिए इस समास में जो है द्विगु समास पाया जाता है। नंबर 2 उदाहरण देखिए, पंचवटी जिसका समास विग्रह होगा 5 वटों यानी कि वृक्ष वाला स्थान। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 3 पर उदाहरण है शताब्दी जिसका समास विग्रह होगा सत यानी कि 100 अब्दों यानी कि वर्षों का समूह। ओके जी, इसमें भी जो प्रथम पद है वह संख्यावाची है और दूसरा पद जो है वह संज्ञा है या फिर प्रधान है, इसलिए इस समास में द्विगु समास पाया जाता है। नंबर 4 पर उदाहरण देखिए, चौराहा इसका समास विग्रह बनेगा 4 राहों का समाहार। नंबर 5 पर उदाहरण देखिए, द्विवेदी इसका समास विग्रह होगा 2 वेदों को
जानने वाला। नंबर 6 पर उदाहरण देखिए, त्रिभुवन। त्रिभुवन, इसका समास विग्रह बनेगा तीन तीन भुवनों, तीन भुवनों का समाहार। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 7 पर उदाहरण है नवग्रह। नवग्रह, इसका समास विग्रह बनेगा नौ ग्रहों, नौ ग्रहों का समूह। नंबर 8 पर उदाहरण देखिए, एकांकी। एकांकी, इसका समास विग्रह बनेगा एक अंक, एक अंक का नाटक। नंबर 9 पर उदाहरण देखिए, चवन्नी। इसका समास विग्रह बनेगा चार आनों, चार आनों का समूह। नंबर 10 पर उदाहरण देखिए, सप्त रंग। इसका समास विग्रह बनेगा सात रंगों, सात रंगों का समाहार। ओके जी, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थी द्विगु समास की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को द्विगु समास समझ में आ गया होगा। ओके जी, यानी कि द्विगु समास में जो है पूर्व पद संख्यावाची होता है और इसका उत्तर पद जो है या तो संज्ञा होगा या फिर प्रधान होगा। इसका समासिक पद जो है हमें समूह का बोध कराता है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखते हैं। ख भाग में, ख भाग में हम लेते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास। इसे समझते हैं इसमें क्या होता है। तो लिखिए सभी साथी, कर्मधारय, कर्मधारय का अर्थ है कार्य को धारण, कार्य को धारण करने, करने वाला या ऋण, या ऋण लेने वाला। ओके जी, कर्मधारय शब्द का अर्थ है कार्य को धारण करने वाला या ऋण लेने वाला। आगे देखिए, लिखिए सभी साथी, जिस जिस समास, समास या सामासिक, सामासिक पद में विशेषण, विशेषण, विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमान, उपमान, उपमेय, उपमेय का योग या संबंध, संबंध, संबंध हो और उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद प्रधान, प्रधान हो वह कर्म, कर्मधारय, कर्मधारय समास होता है। ओके जी, कहने का भाव यह कि जिस समास या समासिक पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का योग हो या संबंध हो और उत्तर पद प्रधान हो वह कर्मधारय समास होता है। ओके जी, यहां तक सभी को? आगे देखिए, अगर हम इस समास की पहचान की बात करें, पहचान,
तो पहचान देखिए, यानी कि हम कर्मधारय समास को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो लिखिए सभी साथी, इसमें इसमें पूर्व पद विशेषण विशेषण तथा तथा उत्तर पद प्रधान या संज्ञा संज्ञा होता है। आगे लिखिए दूसरी पहचान, इसमें इसमें प्राय गुणवाचक कौमा परिमाणवाचक गुणवाचक परिमाणवाचक कौमा संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण आते हैं। ओके जी, आगे देखिए, अगली पहचान है, इसमें यानी कि कर्मधारय समास में संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण नहीं आते हैं। ओके जी, यानी कि इसमें जो है कर्मधारय समास में जो है संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण नहीं आते हैं। अगली पहचान लिखिए, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। ओके जी, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। आगे देखिए, जैसे कपूत कौमा सुपुत्र कौमा सत्परामर्श इत्यादि। ओके जी, यानी कि इन तीनों शब्दों में जो है कर्मधारय समास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो उपसर्ग है एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ओके जी, अगली पहचान देखिए, यदि विशेषण पदों का दोहराव हो तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए, लाल लाल
लाल लाल, कोमा सफ़ेद सफ़ेद झक, कोमा गोल मटोल, कोमा नीला नीला भक इत्यादि। ओके जी, यानी कि इन सभी शब्दों में जो है कर्मधारय समास पाया जाता है। कहने का भाव यह कि जब विशेषण पदों का दोहराव हो तो उनमें भी कर्मधारय समास होता है। ओके जी, ये थी कर्मधारय समास की पहचान। अब हम कर्मधारय समास की कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको यह समास समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, नंबर 1 पर उदाहरण है मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीनाक्षी शब्द में कर्मधारय समास पाया जाता है। इसका समास विग्रह होगा मीन के समान, मीन के समान अक्षी वाली। नंबर 2 उदाहरण देखिए, कमल नयन। इसमें भी कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। ओके जी, नंबर 3 पर उदाहरण देखिए, चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसका समास विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। ओके जी, आगे देखिए, नंबर 4 पर उदाहरण है महाकवि। महाकवि, इसका समास विग्रह है महान है जो कवि। ओके जी, आगे देखिए, नंबर 5 पर उदाहरण है पीतांबर। पीतांबर, इसका समास विग्रह होगा पीला पीला है जो अंबर। नंबर 6 पर उदाहरण है नीलांबर। नीलांबर, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो अंबर। ओके जी, नंबर 7 पर उदाहरण है महादेव। इसका समास विग्रह होगा महान है जो देव। नंबर 8 पर उदाहरण है नील कमल। इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। ओके जी, नंबर 9 पर उदाहरण है नव युवक। इसका समास विग्रह होगा नया 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 है जो युवक। ओके जी, नया नया है जो युवक। आगे देखिए, नंबर 10 पर उदाहरण है नवग्रह। इसका समास विग्रह होगा नया है जो घर। ओके जी, ये थी कुछ महत्वपूर्ण कर्मधारय समास की उदाहरण। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर सभी साथी विशेष विशेष कथन के रूप में लिखेंगे। तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी होता है जिसका नाम है न नय तत्पुरुष समास।
इसे समझते हैं इसमें क्या होता है। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए जिस जिस सामासिक पद में प्रथम प्रथम पद जिस समासिक पद में प्रथम पद निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक हो, जिस समासिक पद में प्रथम पद निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक हो, या प्रथम पद में अ, अन, न, ना, गैर, नीर, बे, ला इत्यादि उपसर्ग लगे हों तो उसे नयो तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके जी, यानी कि जिस समासिक पद में प्रथम पद निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक हो, या प्रथम पद में अ, अन, न, ना, गैर, नीर, बे, ला इत्यादि उपसर्ग लगे हों तो उसे न्य तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर उदाहरण है अधर्म। इसका समास विग्रह होगा न धर्म। ओके जी, यानी कि इसके अंदर जो है न्य तत्पुरुष समास पाया जाता है। नंबर 2 पर उदाहरण देखिए अनावश्यक। इसका समास विग्रह होगा न आवश्यक। ओके जी, नंबर 3 पर उदाहरण है गैर हाजिर। इसका समास विग्रह होगा न हाजिर। ओके जी, नंबर 4 पर उदाहरण है अज्ञात। इसका समास विग्रह होगा नहीं है जो ज्ञात। ओके जी, इस प्रकार से कुछ और भी उदाहरण हैं जो कि न तत्पुरुष समास की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखते हैं। अब हम समास का तीसरा भेद करेंगे, द्वंद्व समास। ओके जी, इसे समझते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो लिखिए सभी साथी, जिस समास या सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे हो, या दोनों
या ही दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो तो वह द्वंद्व समास होता है। तो वह द्वंद्व समास होता है। ओके जी, यानी कि इस समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे होते हैं, या फिर हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं। ओके जी, उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए, लिखिए सभी साथी। द्वंद्व समास के आगे 3 यानी कि 3 उपभेद या प्रकार होते हैं। ओके जी, यानी कि द्वंद्व समास को आगे 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? क भाग में है वैकल्पिक द्वंद्व समास। ख भाग में है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। ग भाग में है समाहार द्वंद्व समास। ओके जी, यह 3 द्वंद्व समास के भेद माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम क भाग में देखेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसे समझते हैं इसमें क्या होता है। तो लिखिए सभी साथी, जहां दोनों पद अथवा या फिर या शब्द से जुड़े होते हैं तो वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। ओके जी, आगे देखिए, लिखिए, इस समास में दोनों पदों में से एक समय पर एक ही पद प्रधान होता है। यानी कि इस समास में जो है वैसे तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं या लिखते हैं तो जो है एक समय पर एक ही पद प्रधान होता है। इसकी हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 पर उदाहरण है भला बुरा। इसका समास वगैरह होगा भला या बुरा। ओके जी, नंबर 2 पर उदाहरण है पाप पुण्य
पाप पुण्य, इसका समास विग्रह होगा पाप अथवा पुण्य। ठीक है जी। आगे देखिए, नंबर 3 पर उदाहरण है देवासुर। देवासुर, इसका समास विग्रह होगा देव अथवा असुर। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 4 पर उदाहरण है रात दिन, इसका समास विग्रह होगा रात अथवा दिन। नंबर 5 पर उदाहरण है धर्मा धर्म। धर्मा धर्म, इसका समास विग्रह होगा धर्म अथवा अधर्म। ओके जी। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थी वैकल्पिक द्वंद्व समास की। आशा करता हूँ आप सभी को वैकल्पिक द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ख भाग में देखते हैं इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व समास, इसका अध्ययन करेंगे। तो लिखिए सभी साथी, जहां जहां दोनों पद, जहां दोनों पद और कॉमा एवं कॉमा तथा तथा शब्द से जुड़े, शब्द से जुड़े होते हैं तो वहाँ इतरेतर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ओके जी। इसकी हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर उदाहरण है आकाश आकाश पाताल, इसका समास विग्रह होगा आकाश और पाताल। ओके जी। इसमें जो है इतरेतर द्वंद्व समास पाया जाता है। नंबर 2 पर उदाहरण देखिए हवा पानी, इसका समास विग्रह होगा हवा और पानी। नंबर 3 पर उदाहरण है सीताराम सीताराम, इसका समास विग्रह होगा सीता और राम। नंबर 4 पर उदाहरण है माता पिता, इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। ओके जी। ये जो है इतरेतर द्वंद्व समास की महत्वपूर्ण उदाहरण है। आशा करता हूं कि आप सभी को इतरेतर द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा, यानी कि इसके समास विग्रह में और लगा होगा। आगे देखिए, ग भाग में है समाहार समाहार द्वंद्व समास। इसे समझते हैं इसमें क्या होता है। लिखिए सभी साथी, जहां जहां दोनों दोनों पदों जहां दोनों पदों से उसके जैसे सभी पदों का बोध होता हो
बोध होता हो या समासिक पद के साथ या समासिक पद का विग्रह करते समय उनके साथ इत्यादि या वगैरह शब्द जुड़ते हों तो आगे देखिए, तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। ओके जी, यानी कि कहने का भाव यह है, जहाँ दोनों पदों से उनके जैसे सभी पदों का बोध होता हो या फिर समासिक पद के साथ या फिर समासिक पद का विग्रह करते समय उनके साथ इत्यादि या वगैरह शब्द जुड़े हों तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। इसकी हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर उदाहरण है, हाथ पाँव। इसका समास विग्रह बनेगा हाथ और पाँव इत्यादि। ओके जी। नंबर 2 पर उदाहरण है, रुपया पैसा। इसका समास विग्रह बनेगा रुपया और पैसा वगैरह। ओके जी। नंबर 3 पर उदाहरण देखिए, जन्म मरण। इसका समास विग्रह बनेगा जन्म और मरण इत्यादि। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 4 पर उदाहरण है, थोड़ा बहुत। इसका समास विग्रह बनेगा थोड़ा या बहुत इत्यादि। नंबर 5 पर उदाहरण है, चमक दमक। इसका समास विग्रह बनेगा चमक और दमक इत्यादि। ओके जी। कहने का भाव यह कि इस समास का विग्रह करते समय अंत में हमें इत्यादि या वगैरह शब्द देखने को मिलेंगे। ओके जी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समाहार द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, आज हमने जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत समाना अधिकरण तत्पुरुष समास और इसके अंतर्गत हमने द्विगु समास और कर्मधारय समास का अध्ययन किया और इसके साथ ही समास का तीसरा भेद यानी कि द्वंद्व समास का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे, यानी कि कल हम बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे और कल ही हम जो है समास विषय को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।